नमस्कार दोस्तों। आज मैं विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, कक्षा 8वीं का, जिसमें से प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम 2 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। अध्याय संख्या 3। अध्याय का नाम संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ओके। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों फाइबरस से बनाए जाते हैं। गॉट इट? क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। ओके। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। सारणी 3.1 प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा का क्या करना है? यहाँ पे सारणी बनाना है। गॉट इट? 2 तरह के रेशे होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। समझ रहे हैं? तो इसके नाम को यहाँ पे दर्शाना है। रेशों के बहुत उपयोग होते हैं, घरेलू उपयोग भी होते हैं और खेल की एक्टिविटी वगैरह में भी इसका उपयोग होते हैं। तो इसको आगे समझेंगे। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? व्हाट? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होता है। जो प्राकृतिक रेशा होता है वो किससे प्राप्त होता है? कपास से, ऊन से, रेशम से या पौधा से और जंतु से प्राप्त होता है। गॉट इट? दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। ये सभी जो है प्राकृतिक रेशे हुए। कौन? जो पौधों से मिलते हैं और रेशम से मिलते हैं। गॉट इट? ये कौन हुए? प्राकृतिक रेशे। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे होते हैं। संश्लेषित रेशे होते हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ओके। संश्लेषित रेशे क्या है? धागे से जुड़े मनकों के हाड़ में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। चित्र 3.1 ए, चित्र 3.1 बी के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? ए मनके, बी कागज क्लिप जोड़कर बनाई गई लंबी श्रृंखलाएं। ओके। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है एक श्रृंखला। गॉट इट? प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। जो छोटे इकाई होते हैं वह क्या है? वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार
कि अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं। ये छोटी छोटी इकाई मिलाकर क्या करेंगे? एक बड़ी एकल इकाई बनाएंगे, जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलीमर कहलाते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई है। पॉली का अर्थ मतलब पॉली का क्या अर्थ होता है? अनेक। ओके। और मर का अर्थ क्या होता है? भाग या इकाई, छोटा सा टुकड़ा। गॉट इट? पॉली मीन्स बहुत संख्या में। ओके। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। समझ रहे हैं? जो पॉलीमर होते हैं वह बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सारे इकाइयों से दोहराने से बनता है। गॉट इट? बहुलक प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। कपास क्या है? एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। जो क्या कहलाता है? सेलुलोज। कपास क्या है? एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। सेलुलोज कैसे निर्मित होते हैं? बहुत संख्या में यदि ग्लूकोज को के इकाई को एकत्रित करेंगे तो सेलुलोज का निर्माण होगा। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट, संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब देखेंगे कि संश्लेषित रेशे के क्या प्रकार हैं। पहला, रेयॉन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कीट से। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट, टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। ओके। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिक को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यह रेशा क्या कहलाया? रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। ओके। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। बिस्तर की चादरें कैसे बनाते हैं? रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर। ओके। अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। गॉट इट? तो इसको ध्यान रखना है। आगे चित्र 3.2 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बना हुआ है? रेयॉन निर्मित वस्तुओं का चित्र। ये रेयॉन द्वारा बनाया गया है। गॉट इट? नेक्स्ट, नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में
बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल। ओके, नायलॉन में जो होते हैं इसमें कोई भी नेचुरल मटेरियल नहीं होते हैं। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। गॉट इट। इसमें पौधा या जंतु से कुछ भी हम प्राप्त नहीं करते हैं। गॉट इट। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। नायलॉन का निर्माण कैसे किया गया? कोयला से, जल से और वायु। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशे था। ये नायलॉन जो है प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। गॉट इट। नेक्स्ट, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यस्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। गॉट इट। नायलॉन जो होता है यह चमकीला होता है और धुलने में आसानी होता है, सुगम होता है, लेकिन ये मजबूत होता है, प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। ओके। नेक्स्ट, क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, पर्दे आदि। नायलॉन से निर्मित कई वस्तु को उपयोग में लाते हैं। नायलॉन से निर्मित क्या क्या वस्तुएं हो सकती है? तो जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने वाला ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, पर्दे आदि। चित्र 3.3 में दिखाया गया है। नायलॉन का उपयोग पैराशूट, नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुएं। गॉट इट। नायलॉन का उपयोग पैराशूट में भी किया जाता है। यहाँ पे बूझो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या नायलॉन के रेशे सचमुच में इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं क्या? और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। नायलॉन का उपयोग चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। गॉट इट। चित्र 3.4 में आप देख सकते हैं। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। एक नायलॉन का जो तार होता है ये इस्पात के तार से बहुत अधिक प्रबल होता है। आइए हम जानें नायलॉन रेशों के उपयोग। ओके। क्रियाकलाप 3.1, एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा। एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा कि चित्र 3.5 में प्रदर्शित है, मुक्त सिरे पर। गॉट इट। क्या करना है? मुक्त सिरे पर इसको लटका देना है। ओके। चित्र 3.5, एक लोहे के स्टैंड पर क्लैंप से लटकता हुआ एक धागा। ओके। एक हुक लगा पलड़ा बांध लीजिए जिसमें वाट रखे जा सके। एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिसमें वाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके वाट
तब तक रखते चलें जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध करिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परीक्षण 3.2 क्रम संख्या: धागे, रेशे के प्रकार, कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार। यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करके लिखना है। आप रेशों, धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बांटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या गुटिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। सावधानी: ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। गॉट इट? इसी को ध्यान रखना है कि सभी धागे जो है एक ही लंबाई और एक ही मोटाई के लगभग होना चाहिए। गॉट इट? तो इसी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पॉलिस्टर और एक्रेलिक क्या होता है, इसी के बारे में हम समझते हैं। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। पॉलिस्टर क्या है? एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। ओके, यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। ओके, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। टेरिलीन क्या है? एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। गॉट इट? इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। गॉट इट? ध्यान रखना है इसको। यहाँ पे पहली कह रही है, मेरी माँ जल के लिए सदैव पैट PET बोतल और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पैट जार खरीदते हैं। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पैट है क्या। आप जो नॉर्मल बोतल वेटल लाते हैं पानी वानी पीने के लिए, जो मार्केट से पानी बोतल नहीं, पानी बोतल पीने के लिए जो स्पेशली एक बोतल लाते हो खरीद के, बहुत सारे बोतल पे आप देखे होंगे पैट बोतल लिखा हुआ रहता है। तो पैट बोतल क्या होता है? और यदि आप कोई भी सामान वगैरह रखने के लिए, छोटा मोटा सामान जैसे कि चावल, आटा या कुछ खाने पीने का सामान, यदि ड्राई वाला यदि हो, कुछ रखते हो प्लास्टिक के डब्बे में, तो जनरली जो होता है आजकल पैट का बोतल आता है। तो वहीं पहली सोचती है कि आखिर में ये पैट क्या है, तो इसको समझते हैं। पैट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। ओके, इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। पैट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट, चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। ओके, पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर, वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है, की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है।
पॉलिस्टर, पॉली और एस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। एस्टर क्या है? एस्टर वो रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीकोट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है। ओके। पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। पॉलीवूल और पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। पॉलीवूल जो है किसका किसका मिश्रण है? पॉलीएस्टर और ऊन का। गॉट इट। पॉलीकॉट जो है, पॉलीकॉट ये किसका किसका मिश्रण है? पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। गॉट इट। ओके। नेक्स्ट, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। ओके। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाते हैं। आप ठंडा मौसम में देखे होंगे, सर्दी मौसम में देखे होंगे बहुत सारे स्वेटर आप पहनते हो और शाल अथवा कंबल का उपयोग करते हो। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। गॉट इट। यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ओके। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? एक्रेलिक कहते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है। जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊन होती है वह काफ़ी महंगी होती है। गॉट इट। जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं। जो संश्लेषित रेशे होते हैं यह बहुत ही अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। गॉट इट। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ओके। जो संश्लेषित रेशे होते हैं इसको गर्म करने पर ये क्या होगा? पिघल जाएगा। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। ओके। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। समझ रहे हो? ये संश्लेषित रेशे जो होते हैं, यदि इसमें आग लग जाएगा तो ये क्या होगा? जल्दी पिघल जाएगा और बॉडी में चिपक जाएगा और ये आपदाजनक हो सकता है। गॉट इट। और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत ही विशेष परिस्थिति हो जाएगी। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित रेशे
संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ओके, फिर पहली कहती है, ओह अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती है। ये बच्ची को अब समझ में आ गई है। नेक्स्ट, सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाओ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक है। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। गॉट इट। जो संश्लेषित रेशे होते हैं, इसके जो कपड़े होते हैं अधिक टिकाऊ होते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, रखरखाव में सुविधाजनक होता है। गॉट इट। नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे, अब क्रियाकलाप 3.2 को देखते हैं। एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। गॉट इट। टुकड़ों को पृथक बिकड़ों या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़े को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। ओके। नेक्स्ट, क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखता है। आप नोटिस करेंगे क्या कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा कम जल सोखते हैं। क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं। यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्म के बारे में क्या बताता है। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। ओके, आप पता कर सकते हैं कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं बहुत टिकाऊ होते हैं, इसका मूल्य कम होता है और रखरखाव आसानी से होता है और जल्दी सूखते हैं और पानी कम सोखते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोग की एक सूची बनाइए। ओके। नेक्स्ट, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। जैसे संश्लेषित रेशे एक बहुलक है, ठीक उसी प्रकार प्लास्टिक भी एक क्या है, बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध क्रॉसबद्ध होती है। चित्र 3.6 में आप जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पे आप चित्र 3.6 में देख सकते हैं, ये ए वाला जो है ये क्या है, रेखीय है। गॉट इट। लेकिन ये बी वाला जो है क्रॉस बंद व्यवस्था है, मतलब ये दोनों जुड़ा हुआ है। गॉट इट। तो ये क्या है, क्रॉस बंद है, ये क्या है, रेखीय है। तो ये क्या होता है, ये प्लास्टिकों के बहुलक के
प्रकार हैं। कहने का मतलब दो तरह से होते हैं, एक रेखीय होते हैं और दूसरा क्रॉसबद्ध व्यवस्थाएं होती है। प्लास्टिक क्या है? एक बहुलक है। गॉट इट? प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध है, जैसा कि आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। गॉट इट? प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से सांचा में ढाल सकते हैं, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसके तारें बनाई जा सकती है। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। किसके? प्लास्टिक के। चित्र 3.7 में देख सकते हैं प्लास्टिक निर्मित विभिन्न वस्तुएं। गॉट इट? ये कुछ वस्तुएं हैं, जैसे ये हो गया चेयर, ये क्या हो गया? बाल्टी हो गया, ये गिलास हो गया, ये बाइक वगैरह हो गया, ये प्लास्टिक वाला। गॉट इट? तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे हम समझेंगे पॉलीथीन। पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है। पॉलीथीन किसका उदाहरण है? प्लास्टिक का एक उदाहरण है। गॉट इट? जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों बनाने के काम आते हैं। ओके? जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों बनाने में काम आते हैं। गॉट इट? अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? क्या आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सफलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाता है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा जब हम प्लास्टिक के बोतल आप भी देखे होंगे, जब उसमें गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा? विकृत हो जाएगा। ऐसा क्यों होता? ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। तो ध्यान रखना है, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण क्या है? पॉलीथीन और पीवीसी। इनका उपयोग खिलौना, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। गॉट इट? दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता है। गॉट इट? कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिनको कि एक बार सांचा में कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए, कोई शेप दे दिया जाए, तो उन्हें फिर ऊष्मा देकर, मतलब हीट देकर, उसको हम नरम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इनके दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। ओके? बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। जो बेकेलाइट होता है क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। गॉट इट? मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। गॉट इट? नेक्स्ट, यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। ये जो बेकेलाइट है ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तन के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। नेक्स्ट, मेलामाइन। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने का अधिक क्षमता है।
ये मेलामाइन जो होता है यह क्या होता है, आग का प्रतिरोधक होता है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है। किसमें, मेलामाइन में। यह फर्श के टाइलें रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है। किसका उपयोग लिया जाता है, मेलामाइन का। मेलामाइन का उपयोग कहाँ लेते हैं, फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। क्या करते हैं, आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग को प्रदर्शित किया गया है। गॉट इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.8 में कुछ थर्मोप्लास्टिक है और कुछ क्या है, थर्मोसेटिंग है, जिसको कि प्रदर्शित किया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं, ये हो गया स्विच बोर्ड हो गया, ये कुछ प्लेट वगैरह हो गया, ये आप बर्तन वगैरह देखे होंगे, उसके हत्थे हो गए, थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं। गॉट इट। ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल वायर जो है, और ये एक डब्बा बनाया हुआ है, बर्तन वेसल्स हैं। ये कैसे बना हुआ है, थर्मोप्लास्टिक से निर्मित कुछ वस्तुएं हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाले जो हैं ये सब क्या है, थर्मोसेटिंग। ओके, गॉट इट। तो इसको ध्यान रखना है। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक 3.5 में, आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। ओके, यदि अभी के समय में कोई भी खाद्य सामग्री हो, जैसे जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि को संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक के पात्र बहुत सुविधाजनक लगता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोगी में आसानी। ओके, नेक्स्ट, धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयान और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। ये जो उपयोग की सूची है असीमित है, जिसको कि हम गिनती नहीं कर सकते हैं। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो ये बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी। आइए हम प्लास्टिक के अभिलक्षणिक गुणों की विवेचना करें। नेक्स्ट, प्लास्टिक अनिभिक्रियाशील है। प्लास्टिक जो है क्या है, अनभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है। गॉट इट। जैसे ही हम लोहा जैसी धातु को यदि हम बाहर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। प्लास्टिक कैसा है, हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। गॉट इट। क्या करना है, बात करना है। किसी के बारे में, बाल्टी, पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं। गॉट इट।
किस प्रकार की प्लास्टिक किस पदार्थ की बनी बाल्टियों और मग का आज आप उपयोग में ले रहे हैं। प्लास्टिक पात्रों का उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। प्लास्टिक कैसे होते हैं? धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। गॉट इट? इसी को ध्यान रखना है। गॉट इट? प्लास्टिक कुचालक है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं। ओके। और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। गॉट इट? इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे प्लास्टिक के होते हैं। गॉट इट? क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं: दवा की गोलियों, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार की चिकित्सीय यंत्र। ओके। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देते हैं, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करते हैं। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। गॉट इट? नेक्स्ट, अग्निशह प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों की परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाते हैं। गॉट इट? इसको ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट, प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैले में लपेटे वस्तुएं मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है, क्योंकि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। सारणी 3.3 देखिए। गॉट इट? सारणी 3.3। अपशिष्ट के प्रकार, अपहर्षित होने में लगने वाला लगभग समय और पदार्थ की प्रकृति, इसको आप देख सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है और यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। गॉट इट? यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में
लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? नेक्स्ट, यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। गॉट इट? क्या करना है? कपास या जूट के बने थैले के प्रयोग करना है। प्लास्टिक के उपयोग करने से बचना है। गॉट इट? जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। गॉट इट? इसको करना है। प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं को पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थ के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत को याद रखिए। उपयोग कम करिए, रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए, रीयूज, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल और पुनः प्राप्त करिए, रिकवर। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हो। गॉट इट? तो इसको ध्यान रखना है। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हो? व्हाट? खाद्य अपशिष्ट खाने की प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थों इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। गॉट इट? तो ध्यान रखना है, प्लास्टिक पदार्थ जो भी आप पशुओं के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले जाते हैं, चारा या कुछ भी अन्न, तो उसको पशु को खिला के प्लास्टिक साथ में लेके आ जाना चाहिए। उसको फिर से रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। यदि आप कुछ खाने के लिए देते हैं पशु को, फिर उसके बाद यदि वो खाना के साथ साथ यदि प्लास्टिक भी खा लेता है तो क्या होगा? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं। गॉट इट? अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं। ओके? और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। गॉट इट? लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करना से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? रेशा विवेक, प्लास्टिक की थैलियों जलाशयों एवं अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। नेक्स्ट, खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। नेक्स्ट, प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन
रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। गॉट इट? आपने क्या सीखा? संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों में निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। आगे, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं, संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। आगे, संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट, संश्लेषित रेशों के वृहत निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवचूषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। नेक्स्ट, आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है। नेक्स्ट, प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैली गैस उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नकरणीय प्रकृति के कारण होता है। नेक्स्ट और लास्ट, हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। तो धन्यवाद मित्र, उम्मीद है कि आपने कुछ न कुछ नया सीखा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ नया सीखे होंगे। यह हिंदी भाषा में मैंने जो कुछ भी आपको बताया, समझाया और मैंने जो सीखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। Thank you for watching this video.